हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। इस टॉपिक से आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो मिलने ही मिलने हैं। आपके 2 से 3 मार्क्स आपके हाथ में अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हो तो। अभी जेकेएसबी क्लास 4 का एग्जाम हुआ, आपका एक क्वेश्चन आया था लाला लाजपत राय के ऊपर, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से एक और क्वेश्चन आया था। और एक क्वेश्चन माइंड में स्ट्राइक नहीं कर रहा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वो कौन क्वेश्चन था इस टॉपिक से जो आपकी जेकेएसबी क्लास 4 में आया था। देखो, इस टॉपिक से आपको मेन पढ़ना क्या क्या रहता है। आपको मॉडर्न फेज मतलब 1885 में जब आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है उसके बाद क्या क्या हुआ वो आपको पढ़ना रहता है बस। मॉडर्न फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज और गांधीयन एरा। लेकिन क्या हम लोग रिवोल्ट ऑफ 1857 को इग्नोर करें कि रिवोल्ट 57 ही रीजन है हम लोग अभी इंडिपेंडेंट, हम लोग के पास अभी फ्रीडम है। क्या पता अगर रिवोल्ट ऑफ 1857 नहीं हुआ होता, किसी ने हिम्मत ही नहीं की होती फिर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाने की। क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले ना लोग बस सहते थे, जितना भी जुल्म करो उन पे वो बस सहते थे। फिर जब गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो रिवोल्ट हुआ। रिवोल्ट के बाद उनके अंदर वो स्ट्रेंथ डेवलप हो चुकी थी, तब जाकर उन्होंने फिर से हिम्मत की, फिर से किनके खिलाफ जाने की, ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाने की और उनसे अपना हक छीनने की, जो कि था हमारी आज़ादी, हमारी फ्रीडम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इसी के बारे में पढ़ेंगे, रिवोल्ट ऑफ 1857, उसके क्या कॉजेज थे, क्या इम्पैक्ट्स हुए, फिर अगर उसके बाद कोई चेंजेस हुई तो क्या हुई। आपको बोलना चाहूँ मैं ये बात कि रिवोल्ट ना एक फेलियर था, बट इट वाज एन हीरोइक एफर्ट। फेलियर तो साबित हुआ, क्यों फेलियर साबित हुआ ये भी हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857 ऑकर्ड ड्यूरिंग गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड कैनिंग। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ उस बीच में, उस पीरियड के दौरान आपका गवर्नर जनरल कौन था, वो था लॉर्ड कैनिंग। वीडी सावरकर 1907 में एक बुक लिखते हैं, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इस बुक में पता है रिवोल्ट ऑफ 1857 को वो मेंशन क्या करते हैं, वो मेंशन करते हैं दिस रिवोल्ट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। इस रिवोल्ट को वो अपनी बुक में मेंशन करते हैं दैट द रिवोल्ट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब देखो शुरुआत कैसे होती है इसकी। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में एक परेड के दौरान एक इंडियन सोल्जर मंगल पांडे वो दो ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारता है, ह्यूगसन एंड बॉग, इन दो को मारता है। ठीक है, बाद में इसको 18 अप्रैल को फांसी होनी थी, वो 8 अप्रैल को ही फांसी हो गई। हम लोग नॉर्मल क्या सुनते हैं कि फांसी का डेट एक्सटेंड होता है, लेकिन इसके केस में उल्टा हुआ। 18 अप्रैल को फांसी होनी थी, वो 8 अप्रैल को ही फांसी देगी उसको। ठीक है, अब इसके कॉजेज क्या थे, इस रिवोल्ट जब हुआ तो क्यों हुआ, उसके क्या क्या कॉजेज थे वो पढ़ेंगे हम लोग। इसके कुछ पॉलिटिकल कॉजेज थे, कुछ इकोनॉमिकल कॉजेज थे, कुछ सोशल रिलीजियस कॉजेज थे, तो कुछ मिलिट्री कॉजेज थे। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल कॉजेज क्या क्या थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसी ऐसी अनफेयर पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी जिनकी वजह से लोगों के अंदर, इनकी वजह से रूलर्स के अंदर, जो भी किंग थे उनके अंदर बहुत गुस्सा आ गया और फिर वोल्ट हो गया। जैसे सब्सिडी अलायंस और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, सब्सिडी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया लॉर्ड वेल्सली ने, कब, 1798 में। इस पॉलिसी के तहत वो किसी भी टेरिटरी को कैप्चर कर सकते थे इवन विदाउट वार। कैसे, ये एक मिलिट्री अलायंस थी जिसके अंडर इंडियन स्टेट्स को कुछ अमाउंट पे करना रहता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, बदले में ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको सेफ्टी प्रोवाइड करती, वो उनको बचाती फ्रॉम इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल थ्रेट। और अगर इंडियन स्टेट्स इफ दे फेल टू पे, अगर उन्हें वो पैसा ना दे पाए, अगर वो इंडियन स्टेट्स वो पैसा ना दे पाए, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, उस स्टेट का कुछ हिस्सा इनेक्स कर लेती, अपने अंडर कर लेती, कैप्चर कर लेती उस टेरिटरी, उस स्टेट का कुछ हिस्सा। ठीक है, तो हो गया। पहली स्टेट जिसने ये पॉलिसी साइन की वो थी स्टेट ऑफ हैदराबाद, कब, 1798 में, जब ये पॉलिसी लागू हो गई। ठीक है, उसके बाद ये किस पे लागू होती है, मैसूर पे। जब फोर्थ एंग्लो मैसूर वार होता है ना टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेलेस्ली के बीच, टीपू सुल्तान हार जाता है। टीपू सुल्तान आपका किसका बेटा रहता है, हैदर अली का। टीपू सुल्तान हार जाता है और फिर लॉर्ड वेलेस्ली तो जीत जाता है, वो इस स्टेट पे भी, इस मैसूर पे भी अपना लागू करता है ये पॉलिसी, कौन, सब्सिडी अलायंस। ठीक है, उसके बाद तंजौर में लागू होता है, फिर अवध में 1801 में लागू होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की, बाय लॉर्ड डेलहाउसी। 1848 में इसको इंट्रोड्यूस करता है लॉर्ड डेलहाउसी। इस पॉलिसी में था क्या, ये अगर कोई स्टेट है, कोई टेरिटरी है, इसका कोई राजा है। ठीक है, अब इस राजा का कोई बेटा है, अब अगर इस राजा की डेथ भी हो जाती है तो थ्रोन चला जाएगा इसके बेटे के पास, है ना।
लेकिन अगर ये इसका अपना बेटा नहीं हुआ, ये इसका अडॉप्टेड सन हुआ या फिर नेफ्यू हुआ, भांजा अपनी बहन का बेटा या फिर अपने भाई का बेटा, मतलब इसका अपना बेटा नहीं हुआ, इसका अडॉप्टेड सन या फिर नेफ्यू हुआ, तो ये सारा टेरिटरी, सारी स्टेट किसके अंडर चली जाएगी, इसको, इस पे हक किसका होगा, ब्रिटिश का। ये कहती थी ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। If it gave British the right to annex any state if the ruler of that state dies without a natural successor। मगर अगर आपका जो किंग है उसको कोई अपना बेटा नहीं है और वो उसकी डेथ ऐसी हो जाती है, तो फिर वो उसके अडॉप्टेड सन के पास, उसके नेफ्यू के पास नहीं जाएगी, वो सीधे किसके पास चली जाएगी, ब्रिटिश के पास जाएगी, ब्रिटिश उस पर कब्जा कर सकती है। इसीलिए नाना साहिब वाज डिनाइड फ्रॉम हिज टाइटल्स एंड पेंशन एज ही वाज द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव। पेशवा बाजीराव का ये अडॉप्टेड सन था, इसीलिए इसको ना तो कोई प्रॉपर्टी दी गई, ना कोई टाइटल, ना कोई पेंशन, ठीक है। अवध वाज एनेक्सेड इन 1856। देखो अवध जो कि ऑलरेडी एक पॉलिसी का शिकार हो चुकी थी, 1801 में उस पर सब्सिडी अलायंस लागू हो चुकी थी, अब उस पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू होती है 1856 में। तो क्या होगा, रिजल्ट था रिवोल्ट, रिवोल्ट हुआ। कितना बर्दाश्त करते हैं ना। अब देखो, अब मिलिट्री कॉज थे कुछ। डिस्क्रिमिनेशन विद इंडियन सोल्जर्स, डिस्क्रिमिनेशन इन पे एंड प्रमोशन, बैड सर्विस कंडीशंस। ये इंडियन सोल्जर्स या ब्रिटिश सोल्जर्स, ब्रिटिश सोल्जर्स को अच्छे पैसे मिलते थे, अच्छी सैलरी, इंडियन सोल्जर्स को कुछ बहुत कम सैलरी, इनको प्रमोशन भी मिलता था, इनको नो प्रमोशन। बैड सर्विस कंडीशन, इनको अच्छी कंडीशंस में जॉब करना पड़ता, इसको इनको बैड सर्विस कंडीशंस में जॉब करना पड़ता। तो डिस्क्रिमिनेशन था, तो रिवोल्ट हो गया, सिंपल। इकोनॉमिक कॉज थे कुछ। इकोनॉमिक कॉज में हम लोग पढ़ेंगे कैसे इंडिया की जो वेल्थ है वो कैसे ट्रांसफर होती थी, इंडिया की वेल्थ इंडिया से इंग्लैंड कैसे जाती थी, और यही आपकी क्या कहती है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। पोर्शन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया विच वाज नॉट अवेलेबल फॉर द कंजप्शन टू इट्स पीपल, फ्लो ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। आरसी दत्ता और दादाभाई नौरोजी, दादाभाई नौरोजी एक बुक लिखते हैं पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया कब 1867 में, और आरसी दत्ता क्या लिखते हैं, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया कब 1901 में। इन दोनों बुक्स में ये पता है ब्लेम किसको करते हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी इंडिया की उसके लिए ब्लेम किसको करते हैं, वो ब्रिटिश पॉलिसीज़ को ब्लेम करते हैं। अब ये कौन कौन सी पॉलिसी थी देखते हैं। आपकी जैसे परमानेंट सेटलमेंट 1793 में लागू हुई, कहाँ कहाँ पे, बंगाल और बिहार में। किसने लागू की, किसने इंट्रोड्यूस करी, कॉर्न वेल्स ने, और इट वाज प्लान बाय जॉन शोर। कहाँ कहाँ पे इंट्रोड्यूस करी, बंगाल और बिहार में। इसमें क्या था, जमींदार तो ओनर थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ठीक है जमींदार ओनर्स है, रहने दो ओनर्स, वही टैक्स कलेक्ट करो, ठीक है, आप ओनर्स हो, आप ही टैक्स कलेक्ट करो, हम लोग का शेयर चाहिए बस। कितना शेयर था, 11 पार्ट में 10 पार्ट हम लोगों को देना और 1 पार्ट खुद रखना, 10 पार्ट ब्रिटिश को और 1 पार्ट जमींदार को। सोचो रिवोल्ट नहीं होगा, होगा, सिंपल। मतलब 89% इधर जाता, अप्रॉक्स 11% इधर जाता, और ज़मीन इन्हीं की, ज़मींदार की, ओनर्स यही, और इन्हीं को 1 पार्ट, 11 में 1 पार्ट इनको और 10 पार्ट ब्रिटिश को। तो ये तो होना ही था रिवोल्ट। रोतीवारी सिस्टम 1820 में, इसमें क्या था, ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, मद्रास, बॉम्बे, असम, लेकिन इसको इंट्रोड्यूस किया थॉमस मुनरो और चार्ल्स रीड ने। इसमें क्या था, कोई मिडमैन नहीं, कंपनी ने क्या किया, डायरेक्ट कलेक्ट स्टार्ट किया, किससे, डायरेक्ट जो टैक्स था किससे कलेक्ट करना स्टार्ट किया, आपके फार्मर्स से, ठीक है। और एक सिस्टम और एक पॉलिसी, मालवारी सिस्टम 1822 में किसने इंट्रोड्यूस की, हॉल्ट मैकेंजी ने, ठीक है। कहाँ कहाँ पे, गैंगटिक वैलीज, मतलब वो एरिया जहाँ से गंगा फ्लो होती है, गंगा रिवर, उन्हीं को बोलते हैं गैंगटिक वैलीज। जैसे आपकी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश है ना, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एंड सम पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। इसमें क्या था, विलेज का जो हेडमैन था उसको बोला गया ठीक है आप ही टैक्स कलेक्ट करो, हम लोगों को फिर दे देना, फिर टैक्स आप कलेक्ट करो, आप ही रेस्पॉन्सिबल हो टैक्स कलेक्शन के लिए, आप टैक्स कलेक्ट करके अपने पास रखना, हम अब आपसे ले लेंगे, ठीक है। तो ये था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो मैंने आपको बताया। मतलब इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसे बदतर हो गए थे कि सब कुछ इंडिया का ही, इंडिया के लोगों के लिए, वो इंडिया के लोग यूज़ नहीं कर पा रहे थे, इंडिया की वेल्थ इंडिया में नहीं रह रही थी, इंडिया से कहाँ जाती थी, इंग्लैंड। तो इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए ब्लेम किया गया इन्हीं ब्रिटिश पॉलिसीज़ को। तो ये थे इकोनॉमिक कंडीशंस, बर्दाश्त के बाहर, और फिर रिवोल्ट हो गया। सोशियो रिलीजियस काज, आपको पता है लोग कितने मतलब सेंसिटिव रहते हैं अपने रिलीजन के उसके रिलेटेड, है ना। तो ऐसी ब्रिटिश ने ऐसे सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स लाए कि जिनकी वजह से लोगों के अंदर बहुत गुस्सा आ गया और फिर रिवोल्ट हो गया। जैसे एबॉलिशन ऑफ सती 1829 में। सती सिस्टम क्या था, हिंदुइज्म फॉलो करते थे सती सिस्टम को। सती सिस्टम में क्या था, वाइफ का अगर हस्बैंड मर जाता ना, तो उसके हस्बैंड को, तो ये वाइफ है, इसका हस्बैंड अगर मर जाता
तो हस्बैंड को तो जलाया जाता था, है ना, उस हस्बैंड के साथ इसको भी जलना पड़ता था जिंदा। तो ये था सती सिस्टम, हिंदुइज्म फॉलो करते थे, ठीक है। इसको अबॉलिश किया तो लोग सेंटी हो गए, मतलब सेंसिटिव थे अपने रिलीजन के इसमें, तो क्या हुआ, रिवोल्ट हो गया, सिंपल। और एक किया उन्होंने लीगलाइजेशन ऑफ विडो मैरिज, जो विधवा थी उसको वो दूसरी शादी कर सकती, इसको लीगल कर दिया गया। तो होना क्या था, रिवोल्ट होना था, हो गया। अब देखो ये तो नॉर्मल कॉज थे, सोशल रिलीजियस कॉज भी पढ़े हम लोगों ने, इकोनॉमिक कॉज भी, पॉलिटिकल कॉज भी, है ना, और मिलिट्री कॉज भी। लेकिन सबसे जो इमीडिएट कॉज है ना, जिसके फौरन बाद ही ये रिवोल्ट हुआ, वो था इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल्स। इसमें जो कार्टेज यूज होती थी ना, उसकी ग्रीसिंग ऐसे चीज से होती थी जिसमें कॉव और पिग का यूज होता था। होना क्या था आपको पता है ना, आग के लिए चिंगारी काफी थी, वो चिंगारी थी इस रिवोल्ट की, यही दिस स्पार्क्ड ऑफ द रिवोल्ट। आपको मैंने बोला 29 मार्च को ये होता है, यहाँ से बिगिनिंग होती है, लेकिन मेरठ में 9 मई को कुछ इंडियन सोल्जर्स दे रिफ्यूज टू डू आर्मी ड्रिल। बदले में क्या हुआ, उनको डिसमिस कर लिया गया, क्योंकि उन्हें बोला आप लोग हमारे रिलीजन के खिलाफ जा रहे हो, आप लोग जो इसमें यूज कर रहे हो वो क्या, वो कार्टेज किससे बनी है, काव एंड पिग से, हम लोग आर्मी ड्रिल नहीं करेंगे। तो बदले में क्या हुआ, उनको डिसमिस कर लिया गया, जॉब से निकाल दिया गया, और उनको जेल भी हुई फॉर 10 ईयर्स। लेकिन ये तो 9 मई की बात है, क्या हुआ 10 मई को, नेक्स्ट दिन क्या हुआ, जो बाकी रेस्ट सोल्जर्स थे ना वो चले गए, दे मार्च टुवर्ड जेल, उनको छुड़ाया और अटैक कर लिया ब्रिटिशर्स पे, बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार भी दिया, उनके गन छीने, एम्यूनिशन छीना, और उनकी प्रॉपर्टी, उनकी बिल्डिंग्स पे आग लगा दिया और डिक्लेयर कर दिया वार। और वहाँ पे एक नारा भी लगाया जा रहा था, मारो फिरंगियों को, मारो फिरंगियों को, ठीक है। ये तो 10 मई की बात हुई। 10 मई में ये सब करके वार डिक्लेयर करने के बाद पूरी 10 मई की रात को चलते किसकी, दिल्ली की तरफ। 11 मई दिल्ली में पहुंचते हैं और जाते किसके पास, जो मुगल एम्पायर रहता था उस टाइम का, बहादुर शाह जफर, उसके पास जाते बोल रहे हैं कि आप हमें लीड करें। लेकिन बहादुर शाह जफर उनको बहुत मनाते हैं, कि बोलते हैं कि देखो उनके पास बहुत, हम लोग के पास कुछ नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, हम लोग किस चीज़ से लड़े, तलवार से लड़े। लेकिन बहुत इंसिस्ट करने के बाद सोल्जर्स ने, मतलब बहादुर शाह जफर ने माना, और सोल्जर्स ने इसको प्रोक्लेम किया दैट बहादुर शाह जफर वाज देयर लीडर। तो ये तो था इसकी बात, रिवोल्ट में क्या क्या हुआ, ठीक है, कैसे रिवोल्ट हुआ। अब हर एक जगह से किसी ना किसी मतलब लीडर ने लड़ा होगा, वो पढ़ेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट लीडर्स एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट। जैसे दिल्ली से आपका किसने लड़ा, बहादुर शाह जफर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको सप्रेस किसने किया, फिर बाद में इसने, मतलब दिल्ली से किसने सप्रेस किया, इसने, वो अलग बात है, वो लोग नहीं पढ़ना है हम लोगों ने वो नहीं पढ़ना है, हम लोगों ने क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है, ठीक है। दिल्ली से किसने लड़ा, बहादुर शाह जफर ने। लखनऊ से किसने लड़ा, बेगम हजरत महल ने। कानपुर से नाना साहिब, झांसी एंड ग्वालियर से लक्ष्मीबाई एंड तांत्या तोपे। बरेली से बहादुर खान। इलाहाबाद और बनारस से मौलवी लियाकत अली। और बिहार से आपका किसने लड़ा, कुंवर सिंह ने, ठीक है। ये तो लड़ लिया, लेकिन उसके बाद क्या होता है, कंपनी फाइट्स बैक। दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया, उन्होंने अपना रेनफोर्समेंट मंगवाया, वहां से अपने सोल्जर्स मंगवाए, तो उन्होंने वापस फाइट किया। दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड इन सितंबर 1857। 1857 में दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया गया सबसे पहले, 3 महीने के बाद ही, 4 महीने के बाद ही, ठीक है। बहादुर शाह जफर और उसकी वाइफ जो थी बेगम जीनत महल, उन दोनों के सामने उनके बच्चों को गोली मार दी गई थी, वे शॉट राइट बिफोर देम, ठीक है। बहादुर शाह जफर और उसकी वाइफ जो थी, उनके सामने, उनके आंखों के सामने उनके बेटों को मार दिया गया और उनको जेल भेजा गया, कहाँ पे, रैगून में, ठीक है। उसके बाद लखनऊ वाज रिकैप्चर्ड, कब, मार्च 1858 में लखनऊ रिकैप्चर कर लिया गया उसको। रानी लक्ष्मीबाई, शी वाज किल्ड इन जून 1858। और तांत्या तोपे तो भाग गया, ही एस्केप्ड, बट लेटर ही वाज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड ऑन अप्रैल 1859। वो तो भाग गया था, हिमालय, नेपाल भाग गया था वो। 1.5 साल के बाद उसको पकड़ा गया, उसको ही वाज एग्जीक्यूटेड, कब, अप्रैल 1859 में। तो ये था कुछ इसके बारे में। अब मैंने बोला इट वाज अ फेलियर बट इट वाज अ हीरोइक एफर्ट। कैसे, देखो इसके कॉजेज क्या थे, फेल क्यों हुआ। लिमिटेड अपराइजिंग, हर किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। हैदराबाद, मैसूर, ट्रावनकोर, कश्मीर, ये तो पूरा चुप ही बैठा। और साउदर्न जो पार्ट था इंडिया का, उसने हिस्सा ही नहीं लिया इसने भी हिस्सा नहीं लिया और इन्होंने भी हिस्सा नहीं लिया। और आधे लोग तो, आधे टेरिटरीज, आधे स्टेट्स तो ऐसे थे जिन्होंने उल्टा हेल्प किया ब्रिटिश का, ठीक है। नो इफेक्टिव लीडरशिप, हाँ हम लोग मानते हैं नाना साहिब,
तांत्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई, दे वर ब्रेव लीडर्स, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दे लैक्ड एन इफेक्टिव लीडर, ये भी एक रीज़न बना कि फेलियर साबित हुआ। लिमिटेड रिसोर्सेज, जैसा कि बहादुर शाह जफर ने बोला कि हम लोग तलवार से लड़ेंगे, उनके पास गन्स है, तो लिमिटेड रिसोर्स है, क्या ये लोग तलवार से लड़ते, उधर से गन से लड़ते वो लोग, तो कौन जीता? वैसी बात है, ये जीते ना। लैक ऑफ यूनिटी, जैसे मैंने आपको बोला कि हर किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया इसमें, ठीक है। एक चीज़ तो देखने को मिला इसमें कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी उसमें दिखी, इसमें इस रिवोल्ट में। लैक ऑफ यूनिटी इन द सेंस कि देखो हर किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, पूरा साउथ चुप बैठा था, ठीक है। सर ह्यूज रोज डिस्क्राइब्ड रानी लक्ष्मीबाई एज द बेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर। इस रिवोल्ट में जितने भी लीडर्स थे, सर ह्यूज रोज कहते हैं कि सबसे बेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ दिस रिवोल्ट वाज रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। अब कुछ बुक्स लिखी गई है इस रिवोल्ट के ऊपर, बहुत सारी बुक्स लिखी गई है, मैंने इंपॉर्टेंट बुक्स ली है कुछ, जैसे द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कार्ल मार्क्स ने लिखी कब? 1859 में। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर ने कब? 1909 में। कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट सैयद अहमद खान ने 1873 में। द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रेबिलियन ऑफ 1857 आर.सी. माजुमदार ने कब? 1957 में। और एक बुक लिखी है 1857, कब लिखी गई थी? 1957 में। किसने लिखी? एस.एन. सेन ने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट याद कर लेना आप। अब इसके बाद क्या हुआ? रिजल्ट्स इसके क्या? फिर जो रिवोल्ट हुआ फेलियर ही हुआ, लेकिन कुछ चेंज आई क्या? हाँ बिल्कुल चेंज आई। 1858 में, अगस्त 1858 में एक एक्ट बनता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसके तहत जो कंट्रोल था ना ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो खत्म हो गया, वो चला गया ब्रिटिश क्राउन के पास। थोड़ी बहुत चेंजेस हुई। देखो क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही एक मिनिस्टर था, उसको बोला गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, उसको रेस्पॉन्सिबल ठहराया गया, बोला गया कि गवर्नेंस इंडिया की आप ही देखोगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि एक पॉलिसी थी जिसके अंदर वो अगर किंग का अपना बेटा नहीं हो है तो वो टेरिटरी जाएगी किसके पास? किसके अंडर? ब्रिटिश के अंडर। इस पॉलिसी को एबॉलिश कर लिया गया। द राइट ऑफ इंडियन रूलर्स वाज रिकॉग्नाइज्ड, इंडियन रूलर्स के जितने भी राइट्स थे उनको देखा गया। ब्रिटिश गवर्नर जनरल अब बन गया वाइस रॉय, इसके पास लिमिटेड पावर्स थे गवर्नर जनरल के पास, वाइस रॉय के पास इससे ज़्यादा पावर्स थे, ठीक है। मिलिट्री रिऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज्ड, मतलब देखो इसका मतलब है जो रेशियो था ना ब्रिटिश ऑफिसर्स और इंडियन सोल्जर्स का, वो बढ़ गया। मतलब इंडियन सोल्जर्स का वो भी बढ़ गया, नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स भी बढ़ गए, इंक्रीज हो गए, और ब्रिटिश ऑफिसर्स भी इंक्रीज हो गए। लेकिन अभी भी जो पावर था, जो सब कुछ जो था, वो देखता था कौन? ब्रिटिश ऑफिसर्स के अंडर ही रहा अभी भी, ठीक है। ये तो रहा इतना, ये सब चेंज आया इसके बाद, और बहुत सारी चेंज हुई, ये तो इंपॉर्टेंट चेंज थी जो इसके बाद रिवोल्ट के बाद हुई, ठीक है। ये तो रहा रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद। अब ये थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, यहाँ पे 3-4 पॉइंट है बस। सोशल रिफॉर्म्स एंड रिफॉर्मर्स, जैसे अमिती सभा 1814 में राजा राम मोहन राय इसका फाउंडर है इस रिफॉर्म का, ठीक है। ब्रह्मो समाज 1828 में, इसका फाउंडर भी कौन है? राजा राम मोहन राय। आर्य समाज इसको फाउंड किया गया 1875 में, किसने फाउंड किया? स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसका दूसरा नाम है, ओरिजिनल नाम है, रियल नाम है मुल्ला शंकर। ये कुछ रिफॉर्म्स थी, और वो रिफॉर्मर्स जिन्होंने रिफॉर्म की, जैसे ये रिफॉर्म है और ये इसका रिफॉर्म है, इसका फाउंडर है जिसने रिफॉर्म्स की। आर्य समाज मैंने बता दिया आपको, स्वामी दयानंद सरस्वती। आपका स्वामी कृष्ण या रामाकृष्ण मठ, रामाकृष्ण मिशन, इसका स्वामी विवेकानंदा फाउंडर है, ठीक है। धर्म सभा राधाकांत देव इसका फाउंडर है। तत्व बोधिनी सभा दिवेंद्र नाथ टैगोर इसका फाउंडर है। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस एम.जी. रनाडे इसका फाउंडर है। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट ई.वी. रामास्वामी नायकर, ये इसका फाउंडर है, ठीक है गाइस। आई होप कि आपको पसंद आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मॉडरेट फेज पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।